नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए के 5th सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर देने होते हैं। तो जिनमें प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट की अगर बात की तो इसमें भी आपको 2 पेपर देने हैं। तो जो पहला पेपर है आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर का जो है क्या सिलेबस है, यानी कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं, क्या क्या जानना होता है हमको, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपके पेपर 1 का नाम है। एंशिएंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपको पढ़ना क्या है, स्टेट यानी राज्य, इकोनॉमी माने होता अर्थव्यवस्था, और सोसाइटी माने होता समाज। कहाँ का? एंशिएंट इंडिया का, यानी कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में राज्य क्या था या राज्य की क्या स्थिति थी, प्राचीन भारत में समाज कैसा था, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कैसे मैनेज करते थे वो लोग, यानी रुपया पैसा कैसे कमाते थे या अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या किया करते थे, इसके बारे में हमको बेसिकली जानना है इस सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात और, आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पेपर पैटर्न आपका कैसा भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक टाइप के पेपर पैटर्न जो है, मॉडल पेपर और जो है सिलेबस वगैरह सब कुछ एक प्रकार से हर एक यूनिवर्सिटी से संबंधित होते हैं। तो ये सिलेबस सभी के लिए है और मॉडल पेपर्स जो होंगे वो भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी दूंगा और लिखित भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, इसकी या शुरू हो गई क्लासेस अब तो उसमें क्या होगा कि इसे चैप्टर 1 मैंने पढ़ा है तो चैप्टर 1 से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सिलेबस अब की बार बहुत एक प्रकार से तीव्र गति से मैं समाप्त करने वाला हूं, तो आप सभी लोग अभी से पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। और जो आपके साथी जो हैं जो सो रहे हैं एग्जाम देने के बाद में और सोच रहे हैं परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तो उनको आप जगा के ले आइए कि भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोग क्या करते हो, परीक्षा के समय में केवल पढ़ते हो, उसके बाद में आप पढ़ना ही बंद कर देते हो, तो मुझे बड़ी हानि होती है, बड़ा दिक्कत होता है। मुझे एक प्रकार से क्या होता है, कभी कभी लगने लगता है कि यार मैं फर्जी में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं तब पता चलता है कि हाँ, आप लोग एग्ज़ाम के दौरान ही पढ़ते हैं। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ या आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ बीए को हल्के में लेकर के ना पढ़ें, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लें और सिलेबस सही तरीके से समाप्त कर लें। आप आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी या अन्य की परीक्षा देंगे, नेट जेआरएफ की परीक्षा देंगे, तो अगर आप बीए पढ़े रहेंगे तो आपका बेस मजबूत रहेगा और आप आगे चल करके बहुत आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए एक प्रकार से अभी ढिलवाई मत खींचिए। अभी ये मत सोचिए कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना। आप पढ़ लो भैया, जो आपका सिलेबस है उसको तो सही से पढ़ लो। अगर आपने सिलेबस ही अच्छे से पढ़ लिया तो यूपी पीसीएस वगैरह में एक प्रकार से इससे ज़्यादा कोई डीपली नहीं आता है, बीए से डीपली कोई नहीं पूछा जाता है बीए एमए से। तो ये मत सोचो कि एक प्रकार से ये बस ऐसे है हवा बना के हम निपटा देंगे। आप पास हो जाओगे, आप महासंग्राम वीडियो देख लोगे, मॉडल पेपर तो देख लोगे, 1-2 वही बता दूंगा वही आएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा सिलेबस पढ़ें और चीज़ों को समझ कर पढ़ें, जाने कि क्या होता है। अब ऐसे में एक प्रकार जल्दबाजी में बता दूंगा तो उसमें क्या होगा कि भैया आप याद कर लोगे, लेकिन समझ के पढ़ें ना। चलें, पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और जाति व्यवस्था के बारे में। वर्ण और जाति बेसिकली दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक प्रकार से आप देखते हैं प्राचीन काल से ही है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के एक प्रकार से एक श्लोक आता है कि ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहु राज्यान्यः कृता उर्तदस्य दवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, तो यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो ये श्लोक मैंने बोला, ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद, ब्राह्मणो अस्य मुख अमासीद, यानी ब्राह्मण जो है एक विराट पुरुष के मुखमंडल से उत्पन्न हुआ है। वो विराट पुरुष कौन है? वो ब्रह्मा स्वयं हैं। उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति और उनकी भुजाओं से बाहु राजजान्य करता। बाहु माने होता है भुजा, राजजान्य मतलब कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई, उस विराट पुरुष या ब्रह्मा के। और उनके एक प्रकार से जंघों से क्या हुआ? ठीक है, कौन हुआ? वैश्य। उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो हो जाता, और पैरों से हुई शूद्र की उत्पत्ति। ठीक है, 4 वर्ण बेसिकली हुए। अब इन चारों वर्णों से पहले भी एक प्रकार से चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक प्रकार से अभी नहीं बताया है। पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कि भाई पहले 3 ही वर्ण थे, 3 के बाद में फिर एक प्रकार से 4 हुए, आर्य आए, तो कैसे पूरा डिटेल पूरी में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
जाति क्या होती है, इन्हीं वर्णों में, जैसे ब्राह्मणों में कई जातियां निकली, क्षत्रियों में कई जातियां बनी, वैश्य में और शूद्र में कई जातियां बनी। जैसे कि वैश्य में आप देखें साहू, बनिया, ये सब एक प्रकार से, ठीक है, गुप्ता, ये सब एक प्रकार जातियां बनती चली गई। शूद्रों में आप देखेंगे जैसे मौर्य, यादव, ऐसे तमाम प्रकार की जातियां बनती चली गई। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो एक प्रकार से किस पर, यानी कि आप जैसा कर्म करते थे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक प्रकार से वर्ण में स्थान मिलता था। लेकिन जाति व्यवस्था में क्या हुआ कि जो जन्म था एक प्रकार से उसको कर्म ले, मतलब कि जो कर्म व्यवस्था थी उसको जन्म व्यवस्था ने ले लिया, और जाति व्यवस्था में जो जिस जाति में पैदा होता है उसके एक प्रकार से पिताजी जो जाति के हैं वही उस जाति का कहलाता है। यानी जाति की सदस्यता जो होती है वो एक प्रकार से अनिवार्य होती है उसमें, जब आप पैदा हुए पहले से फिक्स है कि आप इस जाति में पैदा हुए हो, ठीक है। वर्ण जो है ये भारतीय, दोनों भारतीय विशेषता ही है, ठीक है। तो इन दोनों की अवधारणा को, अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट में मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों शामिल होती है। वर्ण किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और अर्थ दोनों को समझेंगे तब उसकी अवधारणा कंप्लीट होगी। और विकास, यानी किस तरीके से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विकास हुआ, किस तरीके से उद्भव हुआ, सारी जानकारी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वर्ण एंड कास्ट इन एंशिएंट इंडिया, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था भारत में कितने, मतलब कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें 4 आश्रम की बात करी। कितने आश्रम है भैया? 4 आश्रम। पहला आश्रम आपका कौन सा है भैया? पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला। दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम जो है आपका वो है आपका भैया कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। और चौथा आश्रम जो है उनका वो है आपका संन्यास आश्रम, ठीक है, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। अब इसमें क्या है, एक मनुष्य की जो उम्र है उसको 100 वर्षों का माना गया है कि नहीं, एक व्यक्ति जो है वो 100 वर्षों तक जिंदा रहता है। इसको लेकर के 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ये 4 आश्रम जो बताए गए हैं मनुष्य के जीवन के एक पड़ाव हैं, एक विश्राम स्थल हैं, ठीक है। जिन विश्राम स्थल का जो है एक प्रकार से पार करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति तक जाता है। अभी मैं मोक्ष समझाऊंगा क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन 4 पुरुषार्थों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर है अभी, ठीक है। देखें तो 100 साल तो 25 साल, यानी 0 से लेकर के 25 साल का जो समय होता है उसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में होता यह है कि यहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है, बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार होता है, बच्चों का एक प्रकार से सर और मुड़वा करके बड़ी बड़ी चुरकी, यानी कि शिखा, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये शिखा मेरी है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ऐसे यही बाल केवल बचा रहेगा, शिखा जिसको बोलते हैं। और बाकी सारा बाल जो होगा छिलवा करके आराम से बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल वगैरह में, ठीक है। वहीं पर आपका यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनते थे आप, ठीक है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत व्यक्ति पहनता था ताकि वो वेद पढ़ने का अधिकारी हो। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था वही वेद को छूने का अधिकारी हुआ करता था। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करता था वो एक प्रकार से वेद को नहीं स्पर्श कर पाता था, ठीक है। यही सिस्टम चला करता था। तो 0 से 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता था और गुरुकुल में रहता था, भिक्षा मांग करके खाना वाना खाता था और गुरु जी की सेवा करता था। गुरु को ही अपना एक प्रकार से माता पिता दोनों मानते थे। और इस तरीके से 25 साल तक बच्चा अध्ययन करता था। जो बाल विवाह लोग कहते हैं हिंदुओं की देन है, बाल विवाह पहले नहीं होती थी। 25 साल तक शादी नहीं होती थी, 25 साल के बाद शादी करने का प्रावधान था। 0 से 25 साल तो बच्चा पढ़ता ही था। उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जो होता था इसमें क्या होता था भैया? गृहस्थ आश्रम में 25 साल से लेकर के 50 साल तक। गृहस्थ माने क्या होता है? जो शादी हो जाए, ब्याहू वगैरह एक प्रकार से आने लगे। हमारो ब्याहू आवे लगे आजकल तो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि भैया गृहस्थ आश्रम में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो ब्याहू आएंगे, शादी होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। शादी हो गई तो आपके बीबी आएगी, बच्चे मतलब होंगे, तो उसका देखभाल करना लगभग 25 साल का समय, 25 साल ये समय,
25 साल ये समय, यानी 25 साल आप गृहस्थ का सुख लीजिए और गृहस्थ का एक प्रकार से यानी कि सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करें। यानी कि आप बच्चा होगा, बच्चे का पालन पोषण करें, अपने और अपने आश्रितों का पालन पोषण करें और एक प्रकार से धन उपार्जन करें। और धन उपार्जन कैसे करें? धर्म में बताए हुए मार्ग के आधार पर करें और 2 नंबरी पैसा ना कमाएं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जाता है। गृहस्थ आश्रम में होता है वानप्रस्थ। वान माने होता है जंगल और प्रस्थ माने होता है प्रस्थान करना, यानी जंगल की ओर जाने को वानप्रस्थ कहते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम की अगर बात किया है तो वानप्रस्थ आश्रम जो है ये एक प्रकार से 50 साल से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था जो होती है वो वानप्रस्थ की होती है। जो एक प्रकार से आपने गृहस्थ में अनुभव किया, जो आपने ब्रह्मचर्य में सीखा उसका प्रयोग करके आप गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे, अपने और अपने आश्रितों का पेट पालन करेंगे। और जो आपने गृहस्थ में अनुभव किया वो अनुभव और ज्ञान आपका दोनों मिल गया। अब जब अनुभव और ज्ञान दोनों मिल जाएगा तो उस अनुभव और ज्ञान का एक प्रकार से आपको क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। तो आपको निकल जाना है लोटा डोरी लेकर के, अपना सतुआ तुआ बांध करके कि चलो भैया आप चलते हैं, गाँव गाँव घूमेंगे, जंगल वंगल जो भी मिलेगा उसको शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि वानप्रस्थ में ये होता है। इसके बाद में आता है वानप्रस्थ 75 के बाद में आता है संन्यास आश्रम। 75 के बाद में आपको करना क्या है? सन्यासी बन जाना है। 75 के बाद से लगभग 100 वर्ष की अवस्था, 25 वर्ष की ये संन्यास अवस्था होती है। इसमें आप जो है आराम से बैठ करके एक टाइम भोजन लें, एक बट वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं अच्छे से और भगवान का नाम सुमिरन करते रहें। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, इस तरीके का ध्यान करके आराम से माला जप वगैरह करते हुए अपने प्राणों को त्याग दे। इस तरीके से होता है ये आश्रम व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति जो है एक प्रकार से इन चारों आश्रमों का भली भांति तरीके से पालन कर लेता है तो उसको क्या मिलता है भैया? मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष होता क्या है? ये मोक्ष होता है भैया आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी इहलोक से परे हो जाना। आपको उहलोक में स्थान मिलेगा, स्वर्ग लोक में आप चले जाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जो मान्यता ये है कि भाई 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में, 84 लाख कोटि योनि भ्रमण करने के बाद में, ये 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में आपको मनुष्य शरीर मिला है। ऐसे में आपको और शरीर यहाँ पर ना मिले, इसके लिए आपकी आत्मा उस परमात्मा में, उस परम सत्ता में विलीन हो जाए। इसी को मोक्ष कहते हैं। यानी कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो वो आत्मा जो एक प्रकार से इधर भटक रही पृथ्वी पर, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना एक प्रकार से ही एक प्रकार से क्या होता है? यही होता है मोक्ष। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? समझ में आ रही चीज़ें? ओके, चलें। तो ये होता है मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष क्या है? एक पुरुषार्थ, जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। ठीक है, मैं इन चीज़ों को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज क्लासेस दूंगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रही चीज़ें तो। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था ये होती है। 4 आश्रम, तो आश्रम व्यवस्था मैंने लगभग आपको समझा ही दी पूरा। पुरुषार्थ आप समझ लें, इसे पुरुषार्थ भी 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका धर्म। धर्म मतलब होता है धारण करना। दूसरा होता है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ माने रुपया पैसा कमाने की ट्रिक वगैरह जो होती है। तीसरा होता है काम। काम माने होता है जीवन की समस्त इच्छाएं। ठीक है, और जो एक प्रकार से और भी तमाम प्रकार की जो जीवन की इच्छाएं, जैसे सेक्स की इच्छा भी काम में ही आती है। और जो एक प्रकार से जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने की या सुखी खुशी, ये सब इच्छाएं सब काम में आती हैं। चौथा होता है मोक्ष। ये 4 होते हैं पुरुषार्थ भैया। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ की अगर बात की जाए तो ये चारों पुरुषार्थ जो होते हैं महोदय, ये एक प्रकार से मनुष्य के एक प्रकार से जीवन में होने चाहिए। इन चारों का सामंजस्य होना चाहिए। देखिए, ये 3 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको ये चौथा मिल जाएगा अपने आप। धर्म क्या होता है? धर्म जैसे आपके जो धर्म ग्रंथ में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके आधार पर आप चलें। धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके आप अर्थ करें। अर्थ मतलब कि आप अपनी इकोनॉमी मजबूत करें, आप पैसे रुपए कमाएं और उस पैसे रुपए का प्रयोग क्या करें? आप अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति में लगाएं। यानी कि आपकी जो जीवन की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अर्थ का प्रयोग करें। अर्थ कैसा रहेगा? धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके आप पैसा कमाएं। ऐसा पैसा ना कमाएं किसी के साथ धोखा करके, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष दंभ, इस तरीके से आप पैसा ना कमाएं। आप पैसा कमाएं उचित तरीके से। आप पैसा कमाएं उतना जितना आपको आवश्यकता हो। ये होता है एक प्रकार से धर्म और अर्थ। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों, यानी काम मतलब जीवन की जो इच्छाएं होती हैं। अगर जो है मान लेते हैं आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आपको फिर पुनः एक प्रकार से इस पृथ्वी पर आना पड़ता है और वो इच्छा जो आपकी अधूरी थी वो इच्छा अगले जन्म में आपकी पूरी होती है। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मान्यताएं हैं। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये एक प्रकार से 4
पुरुषार्थ होते हैं जो कि हर एक, अब ये पुरुषार्थ है इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुषों के लिए ही है, ये स्त्रियों के लिए है। एक लड़की ने कमेंट किया था मेरे पास कि सर ये बताएं, आप पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, आज के 2-3 साल पहले की बात है, तो सर ये बताइए पुरुषार्थ आप बार बार को बोल रहे हैं, इसको स्त्री अर्थ क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैंने कहा हाँ भाई सही बात बोल रही बच्ची। तो देखिए पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ की अगर बात करें महोदय, तो पुरुषार्थ जो होता है इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुषों के लिए ही ये है, ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है इसलिए पुरुषार्थ नाम हो गया। हालांकि पुरुषार्थ का मतलब वहाँ पर पुरुष से तात्पर्य नहीं है, एक कोई समानता असमानता की बात यहाँ पर नहीं है। पुरुष मतलब पुरुषार्थ मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बारे में समझेंगे। इसके अलावा अगला होता है संस्कार। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल मिलाकर के 16 संस्कार बताए गए। वैसे तो अलग अलग स्मृतियों में, अलग अलग गृह सूत्रों में लगभग 40, 22, 16, 18 ऐसे 20 ऐसे कई जो है संस्कारों के बारे में बताया गया, लेकिन जो मुख्य रूप से बताया गया है संस्कारों की संख्या हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जो पुष्टि हुई है, जिस पर मुहर लगी है, वो है 16। यानी 16 संस्कार जो होते हैं वो एक प्रकार से बताए गए हैं, ठीक है। 16 संस्कारों की बात किया है तो ये जन्म के पहले से शुरू होते हैं और जब तक आपकी मृत्यु हो नहीं जाती तब तक होते हैं। जैसे आपका पुंसवन संस्कार होता है, शुरुआती संस्कार पुंसवन संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद में आप देखते हैं और तमाम प्रकार के नामकरण, चूड़ाकरण, ठीक है, और ऐसे अन्नप्राशन तमाम संस्कार होते रहते हैं। इसके बाद में अंतिम संस्कार कौन सा होता है? अंत्येष्टि संस्कार, जिसको आप तेरहवीं वगैरह होती है ना, तेरहवीं मरने के बाद में जो भोज वगैरह खिलाया जाता है और तमाम प्रकार की जो कर्म क्रिया की जाती है, जलाया जाता है जो चीज़, तो वो सब एक प्रकार से आपका कर्म उसमें आता है, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार उसको बोलते हैं, तो ये मरने के बाद होता है। तो आश्रम सिस्टम, पुरुषार्थ एंड एक प्रकार से संस्कार, इनके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा चैप्टर आपका होगा, तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरे चैप्टर में हम लोग विवाह पद्धति के बारे में समझेंगे। विवाह पद्धति का क्या स्वरूप है और क्या उद्देश्य है, ठीक, मतलब उद्देश्य था प्राचीन भारत में। मैरिज सिस्टम, नेचर एंड पर्पज़, यानी कि एक प्रकार से इसकी प्रकृति या इसका स्वरूप कैसा था विवाह पद्धति का प्राचीन भारत में, और प्राचीन भारत में विवाह लोग क्यों करते थे, विवाह का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगला जो है आपका प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, यानी कि जो एंशियंट टाइम है, एंशियंट समय में या एंशियंट इंडिया में एक प्रकार से स्त्रियों की क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी वैदिक काल वगैरह में। हालांकि जो कंडीशन थी वुमेन की एक प्रकार से प्राचीन भारत में वो ठीक ठाक थी। मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की दशा जो है वो धीरे धीरे गिरने लगती है और मध्यकाल में बहुत ही दयनीय स्थिति स्त्रियों की हो जाती है। स्त्रियों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, पर्दा प्रथा की बात होने लगती है, घूंघट में रखने लगते हैं लोग, ठीक है। हर एक धर्म में बुराइयां स्त्रियों को लेकर के हमेशा स्त्रियों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे नीचा ही दिखाया गया है। हालांकि वर्तमान में स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं और वैदिक काल में भी स्त्रियों को एक प्रकार से बड़ी सुविधा मिली थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। जैसे आप देखें मैत्री, गार्गी, ठीक है, ऐसी कई महिलाएं हुई जिन्होंने एक प्रकार से अध्ययन किया, यानी कि पढ़ने का अधिकार भी एक प्रकार से स्त्रियों को वैदिक काल में था। ये बाद में आकर के ख़त्म हुआ है। 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कई सारे, जैसे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है या अन्य जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, या कई सिद्धांत है विदेशों विद्वानों ने भी दिए हैं और भारतीय विद्वानों ने भी इसको दिए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत आए कि भाई सभी लोगों ने एक प्रकार से चर्चा किया, फिर मनु राजा बनाए गए, इनके बारे में पूरा विस्तार समझाने कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई, और राज्य जब नहीं था तो उससे पहले मनुष्य कैसा रहता था, ठीक है, और मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करता था, किस तरीके से समाज आगे बढ़ता था, सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानेंगे और मंडल सिद्धांत के बारे में समझेंगे, ठीक है, ठीक है। किसके बारे में भैया? सप्तांग थियरी एंड मंडल थियरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 7 अंग होते हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य के, जिसमें राजा होता है यानी अमात्य होता है, ठीक है, राजा होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, मित्र होता है, दंड के प्रावधान होता है, ठीक है। इस तरीके से 7 अंग बताए कौटिल्य ने, और मंडल सिद्धांत भी कौटिल्य ने दिया। तो विस्तार से मंडल सिद्धांत के बारे में और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 7वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में और गुप्त प्रशासन के बारे में। मौर्य वगैरह जो थे, मौर्य लोग थे, उनका प्रशासन कैसा था, मौर्य लोगों का एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्त पीरियड को एक प्रकार से
इतिहास का बेसिकली इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है किसको भैया, गुप्त प्रशासन को। इसमें समुद्रगुप्त वगैरह हुए हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य वो अलग हैं, और चंद्रगुप्त एक गुप्त वंश के भी हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब ठीक है। और इसमें मौर्य वंश में अशोका वगैरह हो गए, बिंदुसार हो गए, बिंबिसार वगैरह हो गए, ये सब ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी विस्तार से हम, कि भाई अशोक के दौरान या मौर्य काल में किस तरीके की शासन व्यवस्था थी, क्या क्या कितने सैनिक हुआ करते थे, कहाँ कहाँ पर पूरा व्यवस्था होती थी, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा चोल राज्य के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन, चोल राजा जो थे एक प्रकार दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत में चोल जो राजा थे या चोल राजाओं का सिस्टम कैसा था, तो एक प्रकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विथ डिफरेंस टू द चोल स्टेट या चोल डायनेस्टी, चोल का जो स्थानीय प्रशासन हुआ करता था वो कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगला चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम प्राचीन भारत के प्रमुख राज्य में जो कर होते थे, यानी कि जो एक प्रकार से जो मेजर स्टेट टैक्सेस होते थे, कि यानी कि राज्य को कहाँ कहाँ से कमाई होती थी, कैसे कैसे टैक्स लिया जाता था, किन किन मुद्दों पर टैक्स लिया जाता था और किस परसेंटेज पर लिया जाता था, सारी बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये इकोनॉमी संबंधित आपका हो गया। इसके अलावा प्राचीन भारत में कृषि और भू स्वामित्व क्या था, यानी कि प्राचीन भारत में किस तरीके से लोग एग्रीकल्चर करते थे और लैंड ओनरशिप कैसे होती थी, यानी कौन किस भूमि का मालिक कैसे होगा। जैसे आजकल है कि आपका खेत ये है, उनका खेत वो है, ठीक है, आप खेत अपना बेच सकते हैं। तो उस दौरान क्या था, खेत पर किसका अधिकार था, लैंड ओनरशिप कैसी थी एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट पीरियड में, पूरा विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और 11वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, 11वें चैप्टर में हम लोग सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट के बारे में, कि प्राचीन भारत में लोग जो है जो भूमि होती थी या सिंचाई कैसे करते थे, कृषि करने के लिए सिंचाई की बड़ी आवश्यकता होती है, तो सिंचाई करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग करते थे, किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा अगर बात की तो गिल्ड संगठन के बारे में जानेंगे। गिल्ड संगठन क्या है, इसका निर्माण कब किया गया, इसके क्या क्या कार्य थे, विदेशी व्यापार और व्यापार मार्ग के बारे में जानेंगे, कि विदेशों से व्यापार कैसे किया करते थे भारत के लोग, भारतीय लोग कहाँ कहाँ से किन किन देशों से व्यापार किया करते थे, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। तो गिल्ड ओरिजिनाइज मतलब कि और ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा मतलब कि कंस्ट्रक्शंस एंड वर्क्स, फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स, यानी कि जो विदेशी व्यापार के रास्ते होते थे। भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में समझेंगे, यानी भारत में शिक्षा प्रणाली की वृद्धि और विकास कैसे हुआ, क्या सिलेबस था, पाठ्यक्रम क्या था, यानी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिलेबस, पूरा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग 13 चैप्टर के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को समाप्त कर लेंगे। तो ये था एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस BA 5th सेमेस्टर का जल्द ही आपके समक्ष आएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी का पेपर 2 का सिलेबस मैं दे चुका हूँ, अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो प्लीज़ देख लें इसको, ठीक है, सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर, ठीक है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के लगातार पेपर 1 की वीडियोस मैंने दी है, 5th सेमेस्टर के लगभग सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मैं दे चुका हूँ, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।